लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने पूरे देश में कमान संभाली हुई है। बीते रोज पटना में पीएम मोदी का भव्य रोड शो हुआ और कल पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। ऐसे बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि पीएम मोदी जनता के जननायक हैं और पीएम की कैंपेनिंग में उमड़ रही भीड़ से साबित हो चुका है कि तीसरी बार मोदी सरकार बनने वाली है। एचएनएन ने इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर धर्मपुर से बीजेपी विधायक विनोद चमोली से बातचीत की है। लोकसभा चुनाव में चौथे चरण का मतदान आज हो रहा है। लोकसभा चुनाव के विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक बीजेपी विधायक विनोद चमोली जी मौजूद हैं। सर, आज का जो चौथे चरण का फेज़ है, करीब 70% लोकसभा चुनाव निपट जाएगा, किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, अभी तक जो 3 फेज़ निपटे हैं उसमें बीजेपी काफ़ी लीड लिए हुए, काफ़ी आगे है। आज के चुनाव में भी हमारा प्रयास है कि हम जो नॉर्थ है, उत्तर भारत है, इसमें तो हमारा प्रदर्शन बेहतर रहता ही हमेशा। साउथ में भी कुछ जगह पर पोलिंग आज है, तो हमारी अपेक्षा भी है और हम आश्वस्त भी हैं कि इस बार साउथ में हमारा प्रदर्शन ठीक होगा। तो कुल मिलाकर ठीक दिशा में इलेक्शन जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना रही है। कल रोड शो में हमने देखा पटना में अपार जनसमूह उमड़ा। इंडी गठबंधन कह रहा था कि कोई नहीं देखने आएगा। पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी की रोड शो को 1 किलोमीटर बढ़ाना पड़ा। सब लोग अपने घरों में इंतजार कर रहे थे। पूरा देश मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहता है। लोगों में हो सकता है स्थानीय नेतृत्व को लेकर कई बार सवाल खड़े रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि हम लोगों ने यह चुनाव लड़ाया है, हम लोगों की मनस्थिति देखी है कि स्थानीय स्तर पे नाराजगियों के बावजूद लोगों के कहना है कि हमको मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना है, इसलिए हम भाजपा को वोट कर रहे हैं। तो आज की तारीख में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पूरे विश्वस्तरीय नेता के साथ साथ एक उम्मीद के रूप में भारत का नागरिक देख रहा है और उसको लगता है कि अगर मोदी जी को एक टर्म और मिल जाता है, 5 साल बाद हम पूरी तीसरी अर्थव्यवस्था दुनिया की बनने जा रहे हैं। तमाम मुद्दे जिनका अभी तक समाधान नहीं हुआ है, इस रिजीम में होने जा रहा है जो मोदी जी का तीसरा टर्म रहेगा। तो बहुत उम्मीदों के साथ ये इलेक्शन हो रहा है। ये बड़ी महत्वाकांक्षी चुनाव है जनता की दृष्टि से। तो मैं समझता हूँ जनता इसमें मोदी जी को, जैसे 400 पार की हमने बात की है, तो कहीं ना कहीं भारी बहुमत के साथ चुनाव जिताएगी। चौथे फेज में कश्मीर में भी मतदान हो रहा है। हमने देखा कि बहुत अभूतपूर्व विकास हुआ, शोरूम खुल गए, बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, पर्यटक पहुंच रहे हैं। वोट बायकॉट का काल जो आता था पहले कि वोट बहिष्कार हो, अब जनता बढ़ चढ़ कर पोलिंग बूथ पर पहुंच रही है। कश्मीर का मुद्दे को सिर्फ विकास से जोड़ कर नहीं देखा जा सकता है। कश्मीर में जिस प्रकार का अलगाववाद था, जिस प्रकार का आतंकवाद था, जिस प्रकार की अशांति थी, जिस प्रकार का विभेद होता था जातीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, आज वो लगभग समाप्त हो गया और वहाँ के लोग चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कौन जीतेगा वो इशू नहीं है। इशू ये कि इस देश के लोकतंत्र पर उनका विश्वास बढ़ा है धारा 370 हटने के बाद, 35 से हटने के बाद, और इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ के वो अपने संविधान को आज पूरी तरह अंगीकार कर चुके हैं। जो राष्ट्र का संविधान है, ये बहुत बड़ी जीत है। विकास तो एक सतत प्रक्रिया है, निश्चित तौर पर विकास हुआ भी और आगे होगा भी, लेकिन जो ये लोकतांत्रिक ये जो झुकाव लोगों का, जैसे जो अलगाववादी सोच के लोग थे, आज जो देश के लोकतंत्र में विश्वास कर रहे हैं, देश के संविधान को अपना मान रहे हैं, उनके साथ खड़े हो गए हैं, ये बहुत बड़ी जीत है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। आज़ादी के बाद ये पहली बार इतना बड़ा काम हुआ। आपने देखा कि जिस लाल चौक पर हम झंडा नहीं फहरा सकते थे, भारतीय जनता पार्टी को एकता यात्रा निकालनी पड़ी। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने वहाँ बंदूकों के साये में झंडा फहराया, मैं भी उसका हिस्सा रहा। तो आज लाल चौक पे पूरा तिरंगे की रोशनी में नहा रहा है। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद और भारतवर्ष जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। वहाँ पर देश के झंडे लहरा रहे हैं, भाजपा के झंडे लहरा रहे हैं। और जब मोदी जी की सभा हो रही है तो जगह कम पड़ रही है, लोग सड़कों पर खड़े होकर उनको सुन रहे हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि कितना बड़ा परिवर्तन वहाँ पर आया है, क्या मानसिकता बदली है, और बहुत कम समय में बदली है। क्योंकि देखा जाए बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, बहुत कम समय में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा सुखद है। जब मैं देखता हूँ तो बड़ा आनंदित हो जाता हूँ कि आखिर कश्मीर में हम लोगों ने क्या कर दिया। कभी जिस कश्मीर में धारा 370 हटाने के लिए हम सड़कों पर संघर्ष करते थे, 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान का हम विरोध करते थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जनसंघ के तात्कालिक हुआ करते थे, उनकी शहादत वहाँ पर हुई, और आज वो कश्मीर देश की मुख्य धारा से जुड़ चुका है। मैं समझता हूँ इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए हो नहीं सकती।
राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि उनको डर है, वो नहीं चाहते कि वो अपने परिवार से आगे मोदी जी निकल जाएं। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो नेहरू का रिकॉर्ड टूट जाएगा, नेहरू पीछे छूट जाएंगे। देखिए, राहुल गांधी की बात कितना लोग सुनते हैं और राहुल गांधी कितने बड़े पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, ये सब ने देखा हुआ है। तो राहुल गांधी को पूरा देसी गंभीरता से, कांग्रेसी गंभीरता से लेते, हम क्यों लें उनको? तो मैं समझता हूँ उनकी बातों का कोई अर्थ रहता नहीं है, उनको गंभीरता से लेने की आवश्यकता भी नहीं है। चमोली जी, कल पीएम का नामांकन है, कल काशी में मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री, क्या लग रहा है इस बार? आप देखें ना मीडिया में काशी में क्या हो रहा है इस समय। घर घर जाके निमंत्रण हो रहा है, हर घर सज रहा है, हर घर उत्सुक है कि कब मोदी जी काशी में आएंगे। क्या माहौल वहाँ देखने लायक है। मेरे को तो वो लोग सौभाग्यशाली होंगे जो वहाँ कल उनका रोड शो देखेंगे। हम लोगों को तो इतना सौभाग्य नहीं, हम दूर हैं, लेकिन बहुत भव्य रोड शो उनका होने जा रहा है। बहुत उपलब्धियों के साथ मोदी जी कल वहाँ पर नामांकन करने जा रहे हैं। उपलब्धियों के साथ कह रहा हूँ मैं, इस 10 साल में कायाकल्प कर दिया उन्होंने वहाँ पर। क्या 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 कुछ नहीं हुआ है। तो ये भी एक बड़ा आनंद का क्षण होगा जब हम लोग मीडिया में उसको देख रहे होंगे कि मोदी जी का रोड शो हो रहा होगा और काशी का बच्चा बच्चा सड़कों पर होगा, मोदी जी को निहार रहा होगा, उनका स्वागत कर रहा होगा। ये अपने में बड़ा भव्य होगा। आज एक बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिला पटना साहिब गुरुद्वारे में। प्रधानमंत्री रोटियां बेल रहे थे, सब्जी बना रहे थे, सेवादार के रूप में खाना परोस रहे थे लोगों को। देश विदेश से श्रद्धालु आ रहे थे, सबके साथ फोटो भी खिंचवा रहे थे। भाई, हमारे प्रधानमंत्री ने अपने को मुख्य सेवक कहा है। सेवा ही समर्पण है, सेवा ही संगठन है। ये हमारे प्रधानमंत्री का मंत्र है। हम जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हैं और हम लोग जितना भी संगठन का काम करते हैं, उन्होंने कहा सेवा ही संगठन है। तो सेवा से ही संगठन आगे बढ़ेगा, सेवा से ही संगठन के प्रति लोगों में विश्वास खड़ा होगा। ये उनका मूल मंत्र तो है ही सेवा, किसमें कोई दो राय थोड़ा ना। ये ठीक है कि उनको, वो प्रधानमंत्री देश के हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रधान सेवक कहा है। तो वो जहाँ भी वो जाते हैं, वो कभी अनुचितों के पैर पखाड़ते हैं, कभी कहीं कूड़ा बीनने लगते हैं, कभी कहीं रसोई में जाके वहाँ पर सेवा कार्य करते हैं। ये तो उनका मूल है, मूल स्वभाव है। और एक चाय बेचने से लेकर देश चलाने तक का उनका जो सफ़र है, उनकी सेवा भाव ही उसमें बड़ा कारक है, जिसके कारण आज वो यहाँ तक पहुँचे हैं। फर्स्ट फेज का जो मतदान हुआ था विधायक जी, उसमें चुनाव आयोग ने कुछ दिनों के बाद 6% मतदान प्रतिशत बढ़ा हुआ दिखाया था। उसको लेकर भी कांग्रेस के जो प्रदेश के अन्य नेता हैं, वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग किसको लाभ पहुंचाना चाहता है। चुनाव आयोग पर भी ठीक रहा बोल रहे हैं। नहीं, चुनाव आयोग तो चुनाव करा रहा है और अधिक मतदान हो, इसके लिए पूरा बाकायदा कैंपेन पूरे देश के अंदर चला और लोकतंत्र में अधिक से अधिक लोग मतदान में हिस्सा लें, ये हम सबकी भी जिम्मेदारी है। तो चुनाव आयोग उस जिम्मेदारी को उसने निभाया है। और ये तो एक कैंपेन था उनका। जब पहले चरण का मतदान हुआ तो कम पोलिंग पर हम लोगों को भी चिंता हुई। चिंता इसलिए नहीं कि पोलिंग किसके पक्ष में जा रहा है, चिंता इसलिए हुई कि लोकतंत्र में देश अगर मतदान के प्रति अगर कहीं ना कहीं बेरुखी दिखाएगा तो लोकतंत्र कैसे बचेगा। तो लोकतंत्र को अगर बचाना है तो मतदान में हिस्सा लेना होगा। और उसको लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी चिंता जताई। उन्होंने भी लोगों से मतदान करने की अपील की। हम लोगों ने भी जगह जगह चर्चाएं की। पूरा मीडिया चर्चा में रहा इसमें, कि मीडिया में चर्चा हुई कि भाई मतदान कैसे बढ़े, और उसका परिणाम है कि मतदान बढ़ा। और चुनाव आयोग तो एक रिपोर्ट रख रहा है, चुनाव आयोग ने क्या करना है उसमें। जो मतदान बढ़ा उसकी रिपोर्ट चुनाव आयोग रख रहा है, उसका क्या मंशा हो सकती है। उसकी मंशा तो एक ही है कि भाई साफ सुथरे ढंग से चुनाव हो जाए, निष्पक्ष चुनाव हो जाए और केंद्र में सरकार बन जाए। राहुल गांधी का बार बार ये बयान आ रहा है कि 21 उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाया मोदी जी ने, हम देश के हर नागरिक को लखपति बनाएंगे। अब मोदी जी का भी बयान कई मंचों से जनसभा में कह रहा है कि कांग्रेस की नज़र आपकी संपत्ति पे है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जगह जगह हुआ और बीजेपी ने इस बात को कहा भी कि 63 और 64 में कांग्रेस ने कार्यकाल में कंपलसरी डिपॉजिट स्कीम जैसा एक स्कीम निकाली थी, योजना चलाई थी, जिसमें लोगों को 18% अपनी जमा पूंजी देनी थी। तो इस पर क्या कुछ स्टैंड है पीएम मोदी जो कह रहे हैं? देखिए, ऐसा है, मैंने राहुल गांधी जी के बयानों को सुना है, मीडिया में भी पढ़ा है। वो बहुत हद तक कहीं ना कहीं कम्युनिज्म से प्रेरित है। कार्ल मार्क्स की थ्योरी थी समाजवाद की कि सबको समानता का अधिकार, किसी भी चीज़ पर किसी का अधिकार नहीं। तो कार्ल मार्क्स ने कोई 1850 के लगभग उनका ये विषय आया था। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना में उसको कहीं लागू करके देखा था, लेकिन उसमें उनको सफलता नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित मुझे राहुल गांधी दिख रहे हैं
कि वो कांग्रेस की विचारधारा से हटके कम्युनिस्ट की विचारधारा की ओर जा रहे हैं, जो उनका कहना इस है। पर चर्चा भी हो रही है जगह जगह। नहीं, कम्युनिस्ट विचारधारा है ये मूलतः कम्युनिस्ट की विचारधारा ही यही है। हालांकि कम्युनिस्ट खुद उस पर नहीं चल पाए, उसके चलते कम्युनिस्ट ही निपट गए, लेकिन जो राहुल गांधी जो कांग्रेस की मूल विचारधारा से है उससे भी भटक चुके हैं और वो कम्युनिज्म की ओर जा रहे हैं। अब वो कहते हैं कि साहब हम लोगों का आर्थिक सर्वे कराएंगे और जिसकी जितनी भागीदारी, जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से उसकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत खतरनाक मूव है पॉलिटिक्स में, जो कांग्रेस ने लिया है, राहुल गांधी ने लिया है। और सैम पित्रोदा के बयान आप सुन ही रहे हैं, क्या स्थितियाँ हैं कि देश को वो हिंदुस्तानी नहीं मान रहे, किसी को चाइनीज मान रहे हैं, किसी को न्यूरो मान रहे हैं, किसी को कुछ मान रहे हैं। तो ये कांग्रेस में चल क्या रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देश का एक प्रमुख विपक्षी दल, जो सबसे बड़ा दल जिसने इतने लंबे समय तक देश में राजनीति की हो, वो दल अगर विचारधारा में भटक गया है तो देश का बड़ा नुकसान होने जा रहा है। और इस पर कांग्रेस को गंभीर होकर चिंतन करना पड़ेगा, आखिर उनकी मूल विचारधारा है क्या विचारधारा है। अब कांग्रेस कहती है कि साहब हम एक सेकुलर, उनका एक एजेंडा रहता है। अब इसमें सेकुलरिज्म कहाँ है? जब आप कहते हैं कि हम आर्थिक आधार पर चीज़ें तय करेंगे, जिनकी जनसंख्या के हिसाब से उसकी भागीदारी, आर्थिक भागीदारी भी उसकी सुनिश्चित करेंगे। उनका इशारा है कि हम अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम मुस्लिमों को आरक्षण देकर, ये उन्होंने कहा है बाकायदा कि आरक्षण देकर उनको आगे लाएंगे। तो जब आप छोटे छोटे सेगमेंट में सोचना शुरू कर देते हैं, फिर पूरे देश की बात कहाँ रह गई? फिर तो सेकुलरिज्म ही खत्म हो गया, क्योंकि आप धार्मिक आधार पर चीज़ों को तय कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस, मैं समझता हूँ कि मूल विचारधारा से भटक चुकी है और वो सत्ता पाने के लिए इतना ज़्यादा उतावली है कि उसको जो जहाँ सूट कर रहा है वो कह रही है, जो जहाँ सूट कर रहा है उसको वो कह रही है। एक चीज़ पर नहीं टिके हुए ना, कहीं कुछ बोल रहे, कहीं कुछ बोल रहे हैं। तो ये अपने में बड़ा खतरनाक है और देश के लोकतंत्र के लिए बड़ा घातक सिद्ध होने वाला है, मैं समझता हूँ। कांग्रेस ले तो कांग्रेस तो रसातल में जा ही रही है, आप तो देख ही रहे हैं। और मुझे लगता है इस चुनाव में काफ़ी सुपड़ा ही साफ हो जाएगा इनका। अच्छा, अंतिम सवाल है, क्या रहेंगे बीजेपी के और एनडीए के नतीजे, और एनडीए गठबंधन का भविष्य क्या रहेगा? देखिए, एनडीए गठबंधन तो चुनाव तक है और चुनाव में भी परिणाम से पहले ही ये ख़त्म है। एक बार चुनाव निपट जाएगा तो उसके बाद तो इनका फिर जैसा इनके झगड़े हैं, हर स्टेट में झगड़े हैं, तो वो झगड़े फिर सामने आने शुरू हो जाएंगे। जहाँ तक एनडीए का प्रश्न है, हम क्लियर कट मेजोरिटी के साथ सरकार बना रहे हैं। भाजपा उसमें सबसे बड़ी पार्टी है, पहले भी है, 303 हमारे सांसद हैं, उससे ऊपर हम जा रहे हैं और तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो कुछ चीज़ें बड़ी स्पष्ट दिखाई पड़ रही है, तो उसमें कोई संदेह किसी को होना नहीं चाहिए। धन्यवाद विधायक जी। तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक विनोद चमोली जी से। चमोली जी का स्पष्ट रूप से कहना है कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक मतों से इस चुनाव में जीत कर आएगी और 400 पार का नारा जो है वो सफल होगा और इंडिया अलायंस जो है चुनाव से अंतिम समय से ही पहले बिखरती हुई नजर आएगी, जिसका हश्र वो खुद देखेंगे। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।